क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या पढ़ चुके हम लोग? कुछ पढ़ा है हमने या नहीं पढ़ा? शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। देखो, हम लोगों ने आवाज कम कर देना थोड़ी। हम लोगों ने अभी जो क्लास स्टार्ट की थी, हमारे सब्जेक्ट का नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। और एजुकेशन साइकोलॉजी में हमने फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया था, है ना। और फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि जो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी या जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान शब्द है, ये शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला शब्द है हमारा शिक्षा, दूसरा शब्द है हमारा मनोविज्ञान। हम लोगों ने सबसे पहले पहले जो हमारा शब्द है कौन सा, एजुकेशन, जो हमारा शब्द है, इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। और शिक्षा शब्द की उत्पत्ति के हमारे दो प्रमुख संदर्भ थे। कौन कौन से? एक तो विश्व के संदर्भ के अनुसार और दूसरा भारत के संदर्भ के अनुसार। विश्व के संदर्भ के अनुसार शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है बेटा? लैटिन भाषा से। और भारतीय संदर्भ संस्कृत भाषा से। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द? लैटिन भाषा का हमारा शब्द है एडुकेटम। कौन सा शब्द? एडुकेटम। और संस्कृत भाषा की हमारी कौन सी धातु? शिक्ष धातु। कौन सी धातु? एडुकेटम का अर्थ, एडुकेटम जो शब्द है हमारा, एडुकेटम शब्द भी दो शब्दों से मिलकर के बनता है, ई और ई का अर्थ, ड्योको का अर्थ। इसका मतलब एक बालक की या एक व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं को, जो इनर क्वालिटीज होती हैं, इन इनर क्वालिटीज को जो शिक्षा है वो आउटसाइड में लेकर के आती है, उनको बाहर लेकर के आती है और एक बालक को नेतृत्व प्रदान करने का काम करती है। क्या देती है? बच्चे को लीडर बनाती है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम। ठीक है। और शिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है? सीखना। शिक्ष धातु का अर्थ सीखना। और सीखना हम कहते किसको हैं? बालक के व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को, जो कितनी चीजों से हो? तीन: अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। किस किस से हो? अभ्यास से, अनुभव से और प्रशिक्षण से। तो बालक के व्यवहार में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से हो, उसे हम क्या कहेंगे? सीखना। क्या कहेंगे? सीखना। हम लोगों ने शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई उसको समझ लिया। फिर हम लोगों ने शिक्षा का जो हमारा एजुकेशन है, इस एजुकेशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे रहा, या इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कैसे रहा, या इसका इतिहास कैसे रहा, इसको भी हम लोगों ने समझा था। और इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को हमने कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। पहला, प्राचीन काल में, मतलब एंशियंट टाइम में हमारा एजुकेशन कैसा था। और दूसरा, आधुनिक काल में या मॉडर्न टाइम में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इसको हम लोगों ने समझा था। और प्राचीन काल में हमारी शिक्षा की कौन सी प्रक्रिया थी? द्विमुखी। और वर्तमान काल में त्रिमुखी। द्विमुखी का मतलब दो पक्ष। द्विमुखी का मतलब दो पक्ष। कौन कौन से? शिक्षक और शिक्षार्थी। और त्रिमुखी, पाठ्यक्रम या समाज। ठीक है, हाँ या ना? द्विमुखी के जनक जॉन एडम्स और त्रिमुखी जॉन डी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई समस्या? आगे बढ़े। आज की क्लास में दो तीन नए बच्चे दिख रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कीर्ति। कहाँ से हो? जयपुर से। ठीक है। कहाँ से हो बेटा? टोंक से। और कौन है नया? और तो सारे पुराने लग रहे। आप तो पहले क्लास ले रखी है ना। हाँ, ठीक है। देखो, जो नए बच्चे हैं बेटा, 2 दिन की क्लास हुई है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की। पहली क्लास में हम लोगों ने उसके सिलेबस को समझा था। दूसरी क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन साइकोलॉजी को स्टार्ट किया था। तो ज़्यादा क्लासें आपकी छूटी नहीं, है ना। जैसे आप एडमिशन लोगे तो आपको ऑनलाइन कोर्स दे दिया जाएगा, उसमें आप आराम से देख लें।
ठीक है ना। आपको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी दिया जा रहा है ना, या नहीं दिया जा रहा है? अभी तो नहीं, मैं दिलवा दूंगा। ठीक, पूरी फीस जमा हो जाएगी ना उसके बाद। तुम अगर ऐसा सोचते हो कि 1000-1500 जमा करवा दिए चलो ऑनलाइन आ जाएगा, नहीं बेटा, पूरी फीस सबमिट होते आपको ऑनलाइन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो क्लासें आपकी कई बार बीच में ना भी आ पाओ ना बाई चांस, तो आप उन क्लासों को आराम से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और उसकी वैलिडिटी आपकी परीक्षा तक रहेगी, मतलब साल भर तो मान के ही चलो। ठीक है, और कोई दिक्कत आ रही है किसी सब्जेक्ट में, कोई दिक्कत? अच्छा, पॉलिटी ठीक नहीं जम रहा? अच्छा, नींद आ रही है? नहीं बताओ, आप मेरे को तो आराम से बता ही सकते हो। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, करेंगे इसका, है ना। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं पॉलिटी भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, पर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। देखो, मैं कह रहा हूँ सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे मेरे से नहीं उठा जाएगा ना। नहीं, कोई कोई बात नहीं है ना। पॉलिटी के और दूसरे 2-3 टीचर और हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कर देंगे इसको सब। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे कहने से कल की क्लास और लेना, मेरे कहने से। फिर कल के बाद अगर समझ में नहीं आए तो फिर हम लोग चेंज हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हो सकता है पहले दिन, अब देखो मुझे थोड़ा सा क्या है, अनुभव ज्यादा हो गया, तो अनुभव हो गया, तो पहले दिन भी जब मैं क्लास में गया था बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया, सर समझ में नहीं आ रहा, पर दूसरे दिन जब उन्होंने क्लास ली बोला सर अब थोड़ा बहुत समझ में आया। ऐसा हो सकता है कि पहले दिन आपका टॉपिक थोड़ा क्लियर ना हो, कल क्लास हो लेना, अगर कल कोई दिक्कत होती तो मेरे को कह देना, है। कोई बात नहीं ना, देखो आपके लिए अभी देखो 2 पेज और बढ़ जाएंगे कोई बात नहीं, पर कम से कम आपके पास में जो भी टीचर आए ना वो परफेक्शन के साथ आए, मतलब 2 दिन में हम मैनेज कर सकते हैं, पर फिर आगे की तो हमें बहुत सारी पॉलिटी पढ़नी है ना। फिर बीच में आप कह दोगे कि सर अब समझ में नहीं आ रहा, तो फिर बीच में चेंज कैसे होगा? तो इसलिए 2 दिन तो थोड़ा वेट करो, फिर हम दूसरा ले आएंगे। ठीक, हाँ नहीं है, हिस्ट्री में कोई दिक्कत? बढ़िया है ना, फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना, मेरे से भी ज्यादा अनुभवी है ना। हाँ, है? नहीं, पर मेरे से ज्यादा अनुभवी है तो उनको आराम से हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर और ज्योग्राफी? अच्छा, आज चालू होगी, ओके ठीक है, ठीक है ठीक है, ज्योग्राफी भी देखना। ठीक है, फिर कल बता देना आप। ठीक है, चलो अब हेडिंग लिखो, नोट डाल के लिखना है आपको, नोट डाल के लिखना है, जहां हमने छोड़ा था ना उसके जस्ट नीचे नोट डाल के लिखना है। भारत में वर्तमान समय में, हाँ नोट डाल के, भारत में वर्तमान समय में भारत में वर्तमान समय में त्रिमुखी प्रक्रिया को अपनाया गया है, त्रिमुखी प्रक्रिया को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? त्रिमुखी प्रक्रिया को अपनाया गया है। भारत में हमने वर्तमान समय में किसको अपनाया बेटा? त्रिमुखी का मतलब जिसके 3 पक्ष हों, और 3 पक्ष में किस पर केंद्रित हो? बाल केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित। पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होगा बेटा, क्या होगा? बाल केंद्रित। और बाल केंद्रित शिक्षा में जो हमारा मध्यस्थ बिंदु है, मतलब जो बीच का बिंदु है, वो क्या होगा? या तो पाठ्यक्रम होगा या समाज होगा, या आपको कंफ्यूज करने के लिए पाठ्यक्रम की जगह एक शब्द दे देंगे, पाठ्य चर्चा।
या पाठ्यचर्या, मतलब इंग्लिश नेम एक ही उसका, करिकुलम, पर उसको हम हिंदी में पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्चा भी कह देते हैं या पाठ्यक्रम भी कह देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो हमने किसको अपना लिया बेटा, हमने अपना लिया त्रिमुखी प्रक्रिया को, हाँ या ना। ऐसा माना जाता है कि त्रिमुखी प्रक्रिया के हमारे दो स्वरूप हैं। कितने एस्पेक्ट हैं इसके, दो। एक तो है इसका संकीर्ण स्वरूप, कौन सा स्वरूप, संकीर्ण स्वरूप का मतलब होता है बेटा नैरो एस्पेक्ट, और एक त्रिमुखी प्रक्रिया का है हमारा कौन सा स्वरूप, व्यापक स्वरूप, मतलब ब्रॉड एस्पेक्ट। एक हमारा कौन सा है, ब्रॉड एस्पेक्ट मतलब व्यापक स्वरूप, एक तो दूसरा व्यापक स्वरूप। यदि मैं बात करूं बेटा संकीर्ण स्वरूप की, मतलब छोटे स्वरूप की, तो त्रिमुखी प्रक्रिया के कितने पक्ष होंगे, तीन या दो, दो बेटा, नाम ही त्रिमुखी है तो कितने होंगे, तीन, और तीन का मतलब संकीर्ण, और संकीर्ण का मतलब तीन पक्ष हो गए, एक तो हो गया हमारा शिक्षक, एक हो गया हमारा शिक्षार्थी, और तीसरा हो गया हमारा पाठ्यक्रम, हाँ या ना। क्यों, पाठ्यक्रम क्या होता है, सीमित, भाई आपको सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस क्या है, सीमित है ना, तो इसका मतलब ये संकीर्ण स्वरूप। अब व्यापक, व्यापक के भी कितने पक्ष होंगे, तीन या दो, तीन होंगे ना, क्योंकि प्रक्रिया कौन सी हमारी, एक तो हो गया शिक्षक, शिक्षार्थी, और व्यापक स्वरूप का मतलब समाज। अंतर क्या हुआ बेटा, कि संकीर्ण स्वरूप तो किस पर फोकस होगा, और व्यापक, क्योंकि जो हमें समाज से शिक्षा मिलती है ना, उसका स्वरूप क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है। जबकि पाठ्यक्रम से जो लिखा हुआ है ना, भाई आपकी 5 यूनिट, आपको 5 यूनिट पढ़नी है, बात खत्म। पर हमारे समाज का सिलेबस क्या है बेटा, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो यहां पर तो फोकस किस पर, और यहां पर ऐसा माना जाता है कि जो त्रिमुखी प्रक्रिया है ना, त्रिमुखी प्रक्रिया बालक के केवल ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब होता है कोग्नेटिव एस्पेक्ट, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करती है। कौन सी प्रक्रिया, संकीर्ण, कौन से पक्ष का, ज्ञानात्मक पक्ष का, मतलब कोग्नेटिव, कि बच्चे को हमें केवल और केवल ज्ञान देना है। और अगर मैं बात करूं व्यापक स्वरूप की, तो व्यापक स्वरूप बात करता है बेटा हमारे सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की। किसकी बात करेगा, सर्वांगीण विकास की, ठीक है। इन शब्दों को और भी सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब होता है कि 3R का डेवलपमेंट करना, किसका, 3R का डेवलपमेंट करना, और सर्वांगीण विकास का मतलब होता है 4H का डेवलपमेंट करना, 3R और 4H। यदि मैं बात करूं बेटा इस 3R की, तो 3R का मतलब होता है रीडिंग, पहला R, दूसरा राइटिंग, और तीसरा अर्थमेटिक, जहां पर W और A क्या है बेटा, साइलेंट है। तो 3R का मतलब रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। रीडिंग का मतलब बच्चे को हम क्या क्या सिखाएंगे, बच्चे को हम पढ़ना सिखाएंगे, बच्चे को हम लोग लिखना सिखाएंगे, और बच्चे को हम लोग गणना करना, क्या करना, गणना करना सिखाएंगे। मतलब बच्चों को हम क्या देंगे, अंक गणित का, मतलब गणित का ज्ञान देंगे। तो ये किसका मतलब हो गया, ये हो गया हमारा 3R और 4H। 4H को हम लोग समझते हैं, पहला है, पहला H हेड, हेड का मतलब मस्तिष्क, सिर, और मस्तिष्क में हमारा कौन सा विकास होता है, मानसिक विकास, मतलब मेंटल डेवलपमेंट। तो हेड का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, मानसिक विकास। कौन सा विकास बेटा, मेंटल डेवलपमेंट, हाँ या ना। दूसरा हैंड, हैंड का मतलब होता है हाथ, और हाथ से हम क्या करते हैं, क्रियाएं, मतलब
क्रियात्मक विकास। हाँ या ना? फिर हो गया हमारा हार्ट। हार्ट का मतलब, हार्ट का मतलब दिल, दिल का मतलब हृदय, हृदय का मतलब हमारी भावनाएं कहां से निकलती हैं? दिल से निकलती। हाँ या ना? इसका मतलब हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब सांवेगिक विकास। कौन सा विकास बेटा? सांवेगिक विकास। और चौथा एच, हेल्थ। हेल्थ का मतलब हो गया शारीरिक विकास। तो व्यापक स्वरूप में तो हम किस किस पर फोकस है? मानसिक, क्रियात्मक, सांवेगिक और संकीर्ण स्वरूप में केवल और केवल कौन सा हमारा? मानसिक। क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट ही तो होता है। हम बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे, हम बच्चे को लिखना सिखाएंगे, हम बच्चे को गणना करना सिखाएंगे, तो कौन सा डेवलपमेंट होगा? मानसिक विकास होगा। सीधी सी बात है। हाँ या ना? ऐसा माना गया है कि जो हमारा संकीर्ण स्वरूप होता है ना, इस संकीर्ण स्वरूप के जो जनक माने जाते हैं या इसके जो समर्थक माने जाते हैं, जनक या जो समर्थक माने जाते हैं किसके? संकीर्ण स्वरूप के। वो एक तो माने जाते हैं बी एस ब्लूम। कौन माने जाते हैं? बी एस ब्लूम। ब्लूम ने देखो सबसे पहले पहले कोग्नेटिव एस्पेक्ट की बात की थी, बालक के ज्ञानात्मक पक्ष की बात की थी, और उन्होंने टेक्सोनोमी ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकी सिद्धांत दिया था, जिन्होंने बालक में कहा था कि जिन्होंने, उनके अनुसार बालक में 6 तत्वों का विकास करना ज्ञान का अर्थ होता है। पहला ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। हमें इतना डीप नहीं पढ़ना है, हमें केवल ये याद रखना है कि जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है, इस ज्ञानात्मक पक्ष के एक तो समर्थक कौन हो गए? बी एस ब्लूम। और एक इसके समर्थक माने जाते हैं बेटा जीन पियाजे। कौन माने जाते हैं? नाम सुना है जीन पियाजे का? जिन्होंने बालक के कोग्नेटिव एस्पेक्ट की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वही है ये जीन पियाजे। ठीक है, तो इसके समर्थक तो बी एस ब्लूम और इसके समर्थक जीन पियाजे। व्यापक स्वरूप के जो समर्थक माने जाते हैं, एक तो माना जाता है कौन? जॉन डीवी। एक माने जाते हैं महात्मा गांधी। कौन माने जाते हैं? और तीसरे व्यक्ति माने जाते हैं रायबर्न। कौन माने जाते हैं? रायबर्न। ये किसके नाम है? मनोवैज्ञानिकों। किसके? मनोवैज्ञानिकों। क्लियर है? देखो इधर देखो, हमने कौन सी प्रक्रिया को अपनाया? हाँ या ना? कन्फर्म है। त्रिमुखी प्रक्रिया कितने स्वरूप? पहला, दूसरा, संकीर्ण का मतलब संकीर्ण किस पर फोकस होगी? व्यापक का मतलब किस पर फोकस होंगे? समाज पर। यहां पर बालक के किसका विकास होगा? और यहां पर बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा। यहां पर बात, और यहां पर 3R का मतलब बेटा, और 4H का। ठीक है, इसके समर्थक और इसके समर्थक। क्लियर है? लिखें इसको, लिखो, लिखो एक बार। हाँ सेम लिख लो ना ऐसे।
आगे बढ़े। देखो संकीर्ण स्वरूप तो किस पर फोकस है, और व्यापक, संकीर्ण व्यापक यहां पर और वहां पर, ठीक है। 3R का मतलब लिखें, लिख लो। जहां समझ में नहीं आया ना पूछ लेना बेटा। साइलेंट रखो भाई फोन को। आगे बढ़े। लिख लिया। एक प्रश्न करें, आया हुआ प्रश्न ही करते हैं हम, है ना। और प्रश्न क्या आया हुआ है, प्रश्न ये आया हुआ है बेटा कि जॉन डीवी के अनुसार, किसके अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार त्रिमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। ऑप्शन देखते हैं एक बार, है ना। ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। एक ऑप्शन है हमारा शिक्षक, एक ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थी, एक ऑप्शन है हमारा समाज, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक। चौथा ऑप्शन है हमारे पास शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षार्थी। अब आपको उत्तर बताना, ए बी सी या डी। ए के पक्ष में कौन कौन है और बी के पक्ष में नहीं है।
सी के पक्ष में, अच्छा सी के पक्ष में भी है और डी के पक्ष में है, और जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो तो ऑप्शन ही नहीं है यहां पर है, मतलब अनुत्तरित प्रश्न है। देखो इसका राइट जो आंसर होगा ना, हमारा राइट आंसर होगा इसका ए। क्या होगा? ए। क्यों होगा क्या? क्योंकि जॉन डीवी किसकी बात कर रहे हैं? व्यापक स्वरूप, और व्यापक स्वरूप किस पर फोकस है? समाज पर, है ना। यहां पर कंफ्यूज इसलिए हो सकता है कि अभिभावक भी कौन है? समाज का हिस्सा। पर अगर हम केवल और केवल अभिभावक पर फोकस रहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? संकीर्ण। ठीक है। अगर प्रश्न पूछ ले ये वाला, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हाँ। मैंने एक क्लास में समझाया भी था आपको कि अगर ऑप्शन में कुछ प्रश्न ऐसा हो और समाज और पाठ्यक्रम दोनों दे रखा हो, तो हम भले ए पे करें भले बी पे करें, हमारे दोनों उत्तर क्या होंगे? सही। क्यों? क्योंकि त्रिमुखी प्रक्रिया के स्वरूप कितने हैं? दो, संकीर्ण और व्यापक। संकीर्ण किस पर फोकस है और व्यापक? इसलिए त्रिमुखी प्रक्रिया समाज पर भी फोकस होगी और पाठ्यक्रम पर भी फोकस होगी। ठीक है, दिक्कत नहीं करेंगे ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मन में। ठीक, चलिए नीचे लिखिए, नोट में लिखने दो नोट लिख लें। हाँ, नोट तो फ्री का ही है वो, है ना। हाँ। नोट लिखो, जॉन डीवी की पुस्तक शिक्षा तथा समाज, एजुकेशन एंड सोसाइटी। जॉन डीवी की पुस्तक शिक्षा तथा समाज में प्रगतिशील शिक्षा की बात कही गई, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा की बात कही गई। किसकी बात कही गई? प्रगतिशील शिक्षा की बात कही गई। और इन्होंने शिक्षक को समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। और इन्होंने शिक्षक को समाज में किसका प्रतिनिधि बताया? ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। अगर आपने ईश्वर को नहीं देखा है ना, तो किसको देख लो। क्यों? क्योंकि आपने वो लाइन सुनी है ना, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। मतलब ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कौन बताता है? गुरु बनाता। और जॉन डीवी ने तो क्या कहा कि ये गुरु क्या है? समाज में किसका प्रतिनिधि है? ईश्वर का प्रतिनिधि। प्रश्न पूछ ले, प्रगतिशील शिक्षा की बात किसके द्वारा कही गई? किसके द्वारा? जॉन डीवी के। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है कि बच्चे को आप धीरे धीरे पहले छोटी चीजों का ज्ञान कराओ, फिर धीरे धीरे जो जटिल चीजें होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स हमारे कंटेंट होते हैं, उनका आप बच्चे को ज्ञान दो। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की। ठीक है, किसने कहा? जॉन डीवी ने। और पुस्तक कौन सी है? और उन्होंने किसको? शिक्षक को समाज में किसका? ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। ठीक है, हेडिंग लिखिए, शिक्षा के प्रकार।
है, यही है दोनों, यही है, मतलब दो लाइनों को एक में ही कन्वर्ट कर दिया है ना। ठीक, लिखो शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? दो और तीन प्रकार, और कोई ना और ऐड कर दो, अपने क्या दिक्कत है। देखो मुख्य रूप से जो शिक्षा होती है ना, शिक्षा तीन प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, तीन होती है शिक्षाएं। फॉर्मल, इनफॉर्मल और यूनिफॉर्मल, हमारी तीन प्रकार की शिक्षा होती है। तो शिक्षा कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। अभी समझेंगे कौन कौन सी होती है। देखो सबसे पहली पहली होती है हमारी औपचारिक शिक्षा, लिखते रहो साथ साथ, औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। दूसरी होती है हमारी कौन सी? अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। ये तो हो गई कौन सी हमारी? फॉर्मल। ये हो गई हमारी इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। और ये हो गई हमारी निरौपचारिक, निरौपचारिक। यूनिफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। शिक्षा के कितने प्रकार? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। यदि मैं बात करूं बेटा औपचारिक शिक्षा की, या यदि मैं बात करूं फॉर्मल एजुकेशन की, तो औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य व परिस्थितियां, ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य व परिस्थितियां क्या हों? पूर्व निर्धारित हों, या पहले से ही क्या हों? निश्चित हों। पूर्व निर्धारित हो या पहले से ही क्या हो बेटा? निश्चित हो। क्या कहलाएगी? औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन। ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य व परिस्थितियां, उद्देश्य व परिस्थितियां, उद्देश्य व परिस्थितियां क्या हो? अनिर्धारित हो या अनिश्चित हो। अनिर्धारित हो या क्या हो बेटा? अनिश्चित हो। ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य तो निश्चित हो, उद्देश्य तो क्या हो बेटा? निश्चित हो, ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड हो, परंतु उसकी सिचुएशन क्या हो? उसकी परिस्थितियां अनिश्चित हो। परिस्थितियां क्या हो बेटा? अनिश्चित हो। क्या कहलाएगी? निरौपचारिक। शिक्षा कितने प्रकार की? कौन कौन सी? अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक का मतलब उद्देश्य व परिस्थितियां पहले से निश्चित हो। अनौपचारिक अनिर्धारित। निरौपचारिक उद्देश्य निश्चित, परिस्थितियां अनिश्चित। समझते हैं इसको एक बार। देखो हमें बच्चे को कक्षा 1 में क्या पढ़ाना है, पहले से निश्चित है? नहीं है? पहले से निश्चित है ना भाई, पहले से सिलेबस बना हुआ है उसका। उसकी टेस्ट कब होंगे, क्लास टेस्ट कब होंगे, उसकी हाफ ईयरली कब होगी, उसका ईयरली एग्जाम कब होगा, ये पहले से ही क्या है? निश्चित है। कौन सी शिक्षा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि स्कूल में मिलने वाली शिक्षा, कॉलेज में मिलने वाली शिक्षा और विश्वविद्यालय में मिलने वाली शिक्षा। कहां पर? विश्वविद्यालय में मिलने वाली शिक्षा क्या है हमारी? औपचारिक शिक्षा। हाँ या ना? अनौपचारिक, उद्देश्य और परिस्थितियां क्या है? अनिश्चित या अनिर्धारित। मतलब हमें कब किसका ज्ञान हो जाए नहीं पता, कब किसका ज्ञान हो जाए नहीं पता। आप ये जानते हो क्या कि आपका दोस्त आपसे कब नाराज होगा?
जानते हैं? नहीं जानते। कभी कभी तो छोटी छोटी बातों को लेकर के, और कभी कभी कितनी गालियां दे लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य व परिस्थितियां क्या है, अनिश्चित है। कब हमें कौन सा ज्ञान मिल जाए नहीं पता। जैसे परिवार में मिलने वाली शिक्षा, जैसे समाज में मिलने वाली शिक्षा, मित्र मंडली से मिलने वाली शिक्षा, आस पड़ोस से मिलने वाली शिक्षा, कौन सी? अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम क्या क्या हो गए? परिवार, समाज, है ना, आस पड़ोस, मित्र मंडली, ये सब किस में आएंगी? अनौपचारिक शिक्षा। हाँ या ना? अच्छा, आप जानते हो कि आपके पिताजी आपको थप्पड़ कब मारेंगे? नहीं जानते। कभी कभी तो कोई गलती भी नहीं होगी, जाते थप्पड़, बोले पापा क्या हुआ? बोले हाथ में खुजली चल रही थी। और कभी कभी कितनी गलती कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं कहेंगे। मतलब ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य व परिस्थितियां क्या है, मतलब कब हमें किसका ज्ञान हो जाए नहीं पता, है ना। कई बार हमारा जो दोस्त होता है ना, कई बार इतने प्रवचन की बातें कहता है, हम कहते ना धन्य हो आपके चरण कहाँ हैं, और कई बार कोई मतलब ही नहीं निकलता। मतलब ऐसी शिक्षा जिसकी कोई भी चीज डिसाइड नहीं हो, क्या कहलाएगी? अब तीसरी कौन सी है? उद्देश्य क्या है, परिस्थितियां क्या है। एक बच्चा है और उस बच्चे की इच्छा है कि वो पढ़ाई करे, परंतु उसकी पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि वो रेगुलर नहीं जा सकता। उसने 12th कर लिया और 12th के बाद उसने सोचा कि अब मुझे बीए करना है। बीए कितने साल की होती है बेटा? 3 साल की। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी की है जहां पर बीए की डिग्री 3 साल से पहले मिल जाए? नहीं मिलती। मतलब उद्देश्य क्या है? निश्चित। तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू या वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो बीए कितने साल में होगी? कम से कम 3 साल। उद्देश्य तो क्या है? पर चाहे तो 3 साल में भी पूरी कर सकता है, चाहे तो 4 में भी, चाहे तो 5 में भी। इसका मतलब परिस्थितियां क्या है? अनिश्चित। तो जैसे निरौपचारिक शिक्षा कहां से मिलेगी हमें? दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का मतलब ओपन जो स्कूल है हमारे, ऑनलाइन कक्षाएं क्या है हमारी? उद्देश्य निश्चित है ना, तुम पढ़ो या ना पढ़ो क्लास आएगी, है ना। जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम क्या करोगे? ऑनलाइन क्लास को ले लो, हाँ या ना। जैसे रेडियो से मिलने वाली शिक्षा क्या है? टीवी से मिलने वाली, समाचार पत्र पत्रिकाओं से मिलने वाली शिक्षा निरौपचारिक। क्यों? उद्देश्य निश्चित है कि न्यूज आएगी, हाँ या ना। अब ये हमें नहीं पता कौन सी न्यूज आएगी, मतलब परिस्थितियां क्या है? अनिश्चित। ठीक है। तो शिक्षा कितनी? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। इसका माध्यम क्या क्या हो जाएंगे बेटा? जैसे दूरस्थ शिक्षा, हाँ या ना, जैसे टीवी, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं इत्यादि किसमें शामिल होती हैं? निरौपचारिक, हाँ या ना। अब लिख लीजिए इसको, हैं? हाँ सारे लिखने हैं। माध्यम नहीं लिखोगे बेटा? लिखेंगे ना। पूछ ले प्रश्न, आंगनबाड़ी में मिलने वाली शिक्षा, हाँ अब बताओ आंगनबाड़ी में मिलने वाली शिक्षा। बक्का ना। आंगनबाड़ी में मिलने वाली शिक्षा हमारी औपचारिक होती है। क्यों? उद्देश्य निश्चित है ना भाई। 3 साल आपको कहा एलकेजी, यूकेजी और केजी आंगनबाड़ी, और परिस्थितियां भी क्या है? निश्चित। 3 साल का बच्चा, 4 का और 5 का। ठीक है। तो इसका एक माध्यम हम क्या लिख लेंगे? आंगनबाड़ी भी लिख लेंगे। जहां समझ में नहीं आया ना पूछ लेना। माध्यम है बेटा ये, किसके? औपचारिक शिक्षा के। अनौपचारिक के माध्यम परिवार, समाज, आस पड़ोस, मित्र मंडली। निश्चित, पूर्व निर्धारित या निश्चित। उद्देश्य व परिस्थितियां दोनों क्या होती हैं? पूर्व निर्धारित या निश्चित होती है। कोड वर्ड में लिख रहा हूं, समझ में तो आ जाएगा ना, या वो बच्चों की तरह लिखाऊं? ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य व परिस्थितियां पूर्व निर्धारित हों। मतलब हमें शॉर्ट रूप में इसको सिंपल तरीके से समझना है।
माध्यम भी लिखते रहना साथ साथ, है ना। इसका माध्यम कौन से हैं? स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और आंगनबाड़ी। इसका माध्यम परिवार, समाज और आस पड़ोस। और निरौपचारिक का दूरस्थ शिक्षा, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ऑनलाइन क्लासेस। आगे बढ़ते हैं। देखो, शिक्षा कितने प्रकार की? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। शिक्षा के संदर्भ कितने हमारे? दो। प्राचीन काल और प्राचीन काल में द्विमुखी, आधुनिक काल में द्विमुखी किस पर केंद्रित? शिक्षक पर। द्विमुखी शिक्षक और त्रिमुखी विद्यार्थी पर। त्रिमुखी किस पर? विद्यार्थी पर या बालक पर या शिक्षार्थी पर, एक ही बात है ना। द्विमुखी के जनक जॉन एडम्स। त्रिमुखी हमने किसको अपनाया? जॉन डीवी को नहीं अपनाया, हमने त्रिमुखी प्रक्रिया को अपनाया है ना। हाँ, हमने किसको अपनाया? त्रिमुखी प्रक्रिया को, जिसके कितने स्वरूप? संकीर्ण और व्यापक। संकीर्ण स्वरूप किस पर फोकस करेगा? पाठ्यक्रम पर। और व्यापक समान। संकीर्ण के समर्थक संकीर्ण ब्लूम और जीन पियाजे। और व्यापक महात्मा गांधी और रायब। ठीक है। शिक्षा तीन प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारी शिक्षा होती है, इस शिक्षा के तीन चर होते हैं। कितने चर होते हैं? तीन। चर का मतलब होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। एजुकेशन के कितने वेरिएबल? तीन। एक शिक्षा का चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है हमारा आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक होता है हमारा मीडिएटर वेरिएबल, मतलब मध्यस्थ चर। कौन सा चर? शिक्षा के कितने चर? कौन कौन से? स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। देखो, हमारी जो शिक्षा थी वो किस पर? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या समाज, कुछ ऐसी थी ना, पाठ्यक्रम या समाज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीन पक्षों में से हमारा स्वतंत्र चर कौन होगा? शिक्षक, शिक्षार्थी या पाठ्यक्रम? आप स्वतंत्र हो या मैं? आप हो। आप स्वतंत्र होते तो यहां बैठते भाई। आप स्वतंत्र होते यहां बैठते? क्या मेरा वेट करते? नहीं करते। इसका मतलब आप स्वतंत्र। स्वतंत्र कौन है? मैं हूं बेटा, पाठ्यक्रम नहीं है। पाठ्यक्रम कौन बनाएगा? शिक्षक। हाँ या ना? पाठ्यक्रम कौन बनाएगा? शिक्षक। तो स्वतंत्र कौन है? मैं हूं ना। इसका मतलब स्वतंत्र चर के नीचे मैं क्या लिख दूं? और आश्रित कौन है? आप हो बेटा। मैं नहीं आऊंगा ना, तब तक नहीं पढ़ोगे। इसका मतलब आश्रित क्या हो गया? और आपके और मेरे बीच में जो बातचीत हुई, बातचीत किसने करवाई? अगर आपके पीटीआई के सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान नहीं होती तो क्या आपके और मेरे बीच में इंटरेक्शन होता? नहीं होता ना। या अगर हम सामाजिक व्यक्ति नहीं होते तो क्या आपके और मेरे बीच में इंटरेक्शन होता? नहीं होता। इसका मतलब मध्यस्थ चर क्या हो गया हमारा? मध्यस्थ चर हो गया हमारा पाठ्यक्रम या समाज। पाठ्यक्रम या समाज, लिख लो इसको। हाँ, पाठ्यक्रम या समाज। शिक्षा के कितने चर? तीन चर। कौन कौन से?
स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। स्वतंत्र कौन है बेटा? आश्रित और मध्यस्थ पाठ्यक्रम या समाज। ठीक बात, पक्का? मेरे हिसाब से तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इसको, चर का मतलब होता है कि पक्ष, पक्ष का मतलब जो हमारे तीन पक्ष है ना, उनको हमने रिलेट किया है कि भाई शिक्षा किस पर फोकस होगी, इन चरों पर, वेरिएबल्स कहते हैं उसको। चर का मतलब जो मेन स्तंभ होता है, वो बिंदु, केंद्र बिंदु कौन कौन है? स्वतंत्र केंद्र बिंदु कौन है? शिक्षक। बीच का, बीच का पाठ्यक्रम, और आश्रित शिक्षार्थी। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, ऐसा कोई लोड नहीं लेना दिमाग में अपने को। और डेली आपका टाइम ये बढ़ ही रहा है ना लिखना, तो इसका मतलब आपके पास में घर जाके रिवीजन करने का कंटेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो डेली रिवीजन करना भाई, बीच में मत छोड़ देना, है ना। जाली सकरात जानी थी जो, मिल ली 2 दिन की छुट्टियां, अब कब मिलेंगी? होली पर। हाँ, तुम ये मत सोचना तुम्हारे त्योहार पे भी मिल जाएंगी। आ रहा है ना त्योहार तुम्हारा 7 डेज का, 7 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच में। ए गुरु जी, सब मोह माया है ना, उस टाइम पे नहीं मिलेगी छुट्टियां। ठीक है, अब कब मिलेंगी? होली पर, हैं? नहीं देखो, हाँ वो देखो, शादी से पहले कभी रोज डे होता है, कभी प्रपोज डे, और शादी के बाद कभी चिमटा डे, कभी बेलन डे, यही होते, है ना। तो किसी ने तो अनुभव ले लिया है इसका, कई लोग अनुभव लेंगे अब, है ना। कहीं की शादी नहीं हुई तो शादी के बाद अनुभव लेंगे। ठीक है, पर अनुभव जीवन में आपको अवश्य मिलेंगे, और अनुभव अवश्य करने चाहिए, नहीं तो या तो फिर आप भगवान माने जाओगे, या फिर इंसान नहीं हो, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए, थैंक यू।